हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। हम लोग आज लीगल वर्ड्स ही फॉरवर्ड करेंगे। हम लोगों ने लीगल वर्ड्स में सेक्शन 2A एंड सेक्शन 2B देख लिया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लीगल वर्ड्स में हम लोगों ने सेक्शन 2A में क्या पढ़ा था? तो एक्सेप्टेंस 2A में था ऑफर और प्रपोजल। हम लोगों ने सेक्शन 2A में ऑफर एंड प्रपोजल देखा था एंड सेक्शन 2B में हम लोगों ने एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस देखा था। तो अब सेक्शन 2C की टर्न है। तो 2C में क्या है? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम और मिनिमम कितने पार्टीज होनी चाहिए? तो मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 पार्टीज होना चाहिए। ये कंपल्सरी है 2 पार्टीज का होना। और वो 2 पार्टीज कौन कौन होते हैं? तो एक जो प्रॉमिस करता है और एक जिससे करता है, यानी कि 2 पार्टी होते हैं, एक प्रॉमिसर, दूसरा प्रॉमिसी। प्रॉमिसर किसे कहते हैं एंड प्रॉमिसी किसे कहते हैं? तो देखते हैं। द पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिस। जो पर्सन प्रॉमिस करता है उसको प्रॉमिसर कहते हैं। और प्रॉमिसी किसे कहते हैं? तो द पर्सन टू हुम प्रॉमिस इज मेड। वैसे पर्सन जिसको प्रॉमिस किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपसे प्रॉमिस किया तो मैं प्रॉमिसर हूँ और आप मेरे प्रॉमिसी हो। सो प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी वर्ड होप क्लियर है। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सेक्शन 11 क्या बोलती है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलती है? तो वैसे इंसान पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल हैं, योग्य हैं, जो साउंड माइंड के होने चाहिए और जो डिस्क्वालिफाइड नहीं हो लॉ के थ्रू। वो सारे पर्सन क्वालिफाइड होंगे पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 every person is competent to contract who is of the age of majority। जो कि majority के एज में हो। majority फॉर एग्जाम्पल कैसे? तो 18 एबव जो है वो मेजोरिटी के अंदर में आते हैं और 18 बिलो जो है वो माइनर के केस में आते हैं। तो माइनर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल है क्या? तो नहीं। तो वही यहाँ पे बोला गया है, हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। जो मेजोरिटी के जो मेजर हो, जो मेजोरिटी में हो, 18 एबव हो, तो वही कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच हु इज सब्जेक्ट एंड हु इज़ साउंड माइंड। वैसे पर्सन जो साउंड माइंड के हो, जो बेहोशी हालत। अब देखते हैं ना कि कुछ कुछ पर्सन क्या होते हैं, दारू शराब पी के बेहोश हो जाते हैं और वो अपने सेंस में नहीं होते। यहाँ पे साउंड माइंड का कहने का मतलब कंप्लीटली बोला जा रहा है कि वैसे पर्सन जो अपने दिमाग से काम लें, जो सेंसेस में हो अपने। जैसे आप देख लीजिए, दारू वाले इंसान को वो पी तो लेते हैं, क्या वो अपने सेंस में होता है? वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो खुद ही होश में नहीं होता है। तो वैसे इंसान कैपेबल नहीं है और इज़ नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट करने से कोई भी लॉ उसके ऊपर कोई भी लीगल चार्जेस ना लगा हुआ हो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। स्पेशली उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उस इंसान के ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं हो, वो लॉ की नज़र में हो बट एक एज अ अच्छे इंसान की तरह। तो वैसे पर्सन्स क्या हैं? तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, वो योग्य हैं इस पार्टी के। और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितने होने चाहिए? तो 2 पार्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 2D कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है। कंसिडरेशन का बेसिक सा मीनिंग क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। वैसी चीज़ें जो हमें रिटर्न में मिले उसको कंसिडरेशन बोलेंगे। कंसिडरेशन प्राइस पेड फॉर द ऑब्लिगेशन।
मतलब जो हमारा ऑब्लिगेशन होता है, फॉर एग्जांपल हमने आपको ये मार्कर दिया, तो आप ऑब्लिगेशन है, आपका ऑब्लिगेशन मेरी ओर क्या है कि आप इस मार्कर का प्राइस पे करेंगे, और मेरा आपके लिए क्या ऑब्लिगेशन है, तो हम आपको ये मार्कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है? कंसिडरेशन कहलाता है। और कंसिडरेशन को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? तो क्विड प्रो क्यू बोलते हैं। इसका लैटिन वर्ड होता है क्विड प्रो क्यू। और इंग्लिश में कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं? तो समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए बहुत ही एक इसेंशियल एलिमेंट है, ऐसा समझ लीजिए। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कंसिडरेशन दोनों साइड से बंधा हुआ रहता है, दोनों साइड से ऑब्लिगेशंस रहती हैं। और जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है वो वॉइड कहलाता है। और ये वॉइड का क्या मतलब होता है? तो वैसी चीज़ें जो लॉ की नज़र में वैलिड नहीं हो। अगर आप लोगों ने सेक्शन 10 एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा पीछे जाके। कंसिडरेशन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट की तरह काम करता है। जहाँ कंसिडरेशन नहीं हो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। अभी जस्ट मैंने बताया वॉइड का मतलब क्या होता है। तो वैसे वॉइड का मतलब होता है जो इलीगल हो, आई मीन वैलिड नहीं हो इन द आइज ऑफ लॉ, उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। तो जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज द जनरल रूल। जनरल रूल हम लोगों ने आज की लाइफ में भी देखते हैं कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ये क्या है? ये एक जनरल रूल है, ऐसा रूल है। तो ये एक नॉर्मल सा एक रूल है। तो उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में भी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट ये एक जनरल रूल है। ओके। कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन क्या है? तो एक एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। कंसिडरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए क्या होता है? 2 पार्टीज़ चाहिए होता है, उस 2 पार्टीज़ में लीगल रिलेशनशिप चाहिए होता है। सेक्शन 10 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी पॉइंट्स बताया गया है। तो आप उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। होप ये कंसिडरेशन पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट है सेक्शन 2E एग्रीमेंट। सेक्शन 2E क्या वो कहता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है ये भी हमने पहले बता दिया है। एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट को हम लोग और क्या कह सकते हैं? तो प्रॉमिस भी कह सकते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या 2 चीज़ें चाहिए होती है? तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिल के जिस एग्रीमेंट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो उसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। जहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आया वहाँ पे वो एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। तो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, वैसी सारी प्रॉमिसेस जो कंसिडरेशन फॉर्म करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है? जहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो वहाँ पे एग्रीमेंट फॉर्म होती है। ओके। सेक्शन 2F। सेक्शन 2F में क्या है? तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक है बंदा 1 और बंदा 2। ये पहला लड़का और ये दूसरा लड़का है। इसने इसको प्रॉमिस किया और ये क्या कर लिया? तो ये इसके प्रॉमिस को एक्सेप्टेंस भी दे दिया। और ये क्या हो गया? जिस चीज़ का इसने प्रॉमिस किया, फॉर एग्जाम्पल इसने इसको बोला कि प्रॉमिस भाई मैं ना तेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट में 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट था?
कॉन्ट्रैक्ट में था कि ये ना कार बेचना चाहता है और ये कार खरीदना चाहता है, तो इसने प्रॉमिस किया इसको कि ठीक है मैं कार बेचूंगा और 10% का तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। तुमसे स्पेशली ये ऑफ़र तुम्हारे लिए है क्योंकि हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो इसने इसको प्रॉमिस किया, तो इसका कंसिडरेशन इसके लिए क्या हुआ कि ये इसको कार देगा। तो यहाँ पे प्रॉमिस बना, कंसिडरेशन भी बना, किसके लिए बना है तो बंदा 2 के लिए। और इसने भी इसको क्या किया कि ठीक है भाई मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कार मैं तेरे से ही लूँगा। तो इसका कंसिडरेशन क्या बना, इसे पैसे देने का। तो ये इसको पैसे देगा, इसने इसको प्रॉमिस किया और इसका कंसिडरेशन क्या है, इसको कार देना। और ये सेकंड लड़के ने क्या किया, इसने भी प्रॉमिस किया और इसका कंसिडरेशन क्या है, तो पैसे देना। तो यहाँ पे दोनों तरफ से जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन फॉर्म हो तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलेंगे। तो इसका अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, इसका क्या कहता है। इसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो इसका हम लोग एक नॉर्मल वर्ड में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, promises which form the consideration and part of the consideration for each other। तो ये क्या बन गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसको बोलेंगे, तो promises which form the consideration and part of consideration for each other। यहाँ पे each other मतलब एक दूसरे के लिए, दोनों ही चीज़ें प्रॉमिस क्या बनी, promises जो कंसिडरेशन बनाता है इन दोनों के लिए। वैसे प्रॉमिस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलेंगे, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, when the other person accepts the proposal becomes a promise, the promise form an agreement। when the other person accepts the proposal, इसने क्या किया, इसने ऑफर दिया और इसने एक्सेप्ट किया, तो यही चीज़ बोल रहा है when the other person, यानी कि इसके लिए बोला जा रहा है to whom the proposal is made, जिसके लिए प्रपोजल किया गया हो। तो ये ने इसके लिए प्रपोजल दिया तो और इसने एक्सेप्ट किया, और इस एक्सेप्टेंस को, ये एक्सेप्टेंस क्या बन गई, तो यहाँ पे ये प्रपोजल प्रॉमिस बन गया और ये प्रॉमिस क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया। तो when the other person to whom the proposal is made accepts the proposal becomes a promise। These promise that the promise does to form an consideration form an agreement। तो ऐसे प्रॉमिस और ऐसे प्रपोजल क्या बनते हैं, ऐसा प्रपोजल क्या बन गया, प्रॉमिस, और ऐसे प्रॉमिसेस के क्या बन गया, जो कंसिडरेशन हो दोनों के लिए। जिस प्रॉमिस में वैसे प्रपोजल जो प्रॉमिस बने और उस प्रॉमिस में दोनों साइड से कंसिडरेशन हो, वैसे प्रॉमिसेस को हम लोग रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलेंगे। ओके, सो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेक्शन 2G किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 2G वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, अभी वर्ड मैंने वॉइड डिस्कस किया तो क्या बताया, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ
नहीं हो वैसे उसको क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। और जो वैलिड इन द कोर्ट इन द आइज ऑफ लॉ नहीं हो उसको वॉइड बोलेंगे। तो एग्रीमेंट क्या मिल के बनता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बोलते हैं। एन एग्रीमेंट विच सीजेस इन्फोर्सिबिलिटी, वैसी एग्रीमेंट जो कोर्ट की नज़र में वो इन्फोर्सिएबल नहीं हो, और इन्फोर्सिएबल नहीं हो मतलब वो वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट के लिए टोटल चाहिए होते हैं 10 पॉइंट्स। टोटल कितने पॉइंट्स चाहिए, 10 पॉइंट्स। उसमें ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स, ये सारा इंग्रेडिएंट्स इसेंशियल होता है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी ही है, रहना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ और एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे एग्रीमेंट के थ्रू जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो 3 4 5 6, इसमें अगर एक भी चीज़ फॉर एग्जांपल ये हटा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ये कोर्ट की नज़र में वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, तेल, मसाला, नमक। ऑब्वियसली सब्जी तो चाहिए ही होगा। फॉर एग्जांपल आप नमक ही भूल गए देने, तो वो सब्जी कहलाएगा क्या, अच्छा नहीं लगेगा। सब्जी तो बनेगा बट वो अच्छा लगेगा और इंसान उसको खाएगा क्या, नहीं। तो बस कॉन्ट्रैक्ट में भी वही है। इसमें अगर 6 पॉइंट इसेंशियल है तो इसमें 6 के 6 इंग्रेडिएंट्स डालने ज़रूरी हैं। और ये आप सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज़ बार बार बोल रही हूँ, देख लीजिए। सो वॉइड एग्रीमेंट भी हो गया। वैसी एग्रीमेंट जो कोर्ट की नज़र में इन्फोर्सिएबल नहीं हो, जिस पे हम लोग केस ना कर पाए, उसको हम लोग वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। सेक्शन 2G वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बताता है। सेक्शन 2H हमें किसके बारे में बताती है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है। कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे एग्रीमेंट जो इन द आइज ऑफ लॉ इन्फोर्सिएबल हो, जिसके पास इन्फोर्सिबिलिटी हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी बेसिकली बोलते किसको है, तो वैसी चीज़ें जिस पे हम केस कर सके, जो कॉमर्शियल नेचर के हो, उसको हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ बोलेंगे। जिस पे हम केस कर पाए, जिसके बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट हो, उसको हम इन्फोर्सेबिलिटी बोलते हैं। सो एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वैसी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल हो, यानी कि एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ चाहिए होता है। सो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो ऑफकोर्स वो सारी इसेंशियल एलिमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए इसेंशियल हो। तो एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। और एग्रीमेंट को कैसे लिखेंगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वैसी कॉन्ट्रैक्ट जिसको फॉर्म करने के लिए जिसमें एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इसेंशियल हो, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या हो सकती है, तो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हो, उसको हम लोग इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ बोलते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10 में डिस्कस कर दिया गया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इससे जनरली हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं एक ही क्वेश्चन जिसका आंसर एक ही हो बट अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो जैसे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स, सी
यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया जाएगा। आप इस स्टेटमेंट को दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है एंड सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इन सब चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए, ये एक स्टेटमेंट है। तो बेसिकली इन सब का आंसर एक ही होता है। या फिर अभी हम लोगों ने तुरंत देखा सेक्शन 2D में कंसिडरेशन था। कंसिडरेशन में भी एक स्टेटमेंट बनता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये एक जनरल रूल है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सब कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान में लेके चलने होंगे। सो होप आप लोग को समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हर किसी को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।